हेलो गाइस, ये वीडियो की 23वीं कड़ी है। इस पर हम लोग जो ज्योग्राफी के 100 एमसीक्यू हैं, लगभग 100 या 50 को एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और जो हमारा टारगेट है वो हमारे ज्योग्राफी के लगभग 10,000 एमसीक्यू को सॉल्व करना है, जो आपके टीजीटी पीजीटी हैं, एलटी ग्रेड हैं, आपका स्टेट पीसीएस है और यूपीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीरीज़ होंगी। और इस टॉपिक पर आपकी पीवाईक्यू सीरीज रखी गई, मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन के आने से पहले आपको बता दें, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दी गई है इस पीडीएफ फाइल में। मतलब हर एक पीडीएफ फाइल में मैंने लगभग इंपॉर्टेंट लिंक को ऐड कर रखा है, जहाँ से आप अच्छे स्थान पर, मतलब कि अच्छी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका कुछ 10,000 एमसीक्यू की प्लेलिस्ट जो है, आप वहाँ से सीधे जा सकते हैं। इसके बाद टीजीटी पीजीटी की जो कुछ प्लेलिस्ट पढ़ी है वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद कुछ ज्योग्राफी कुछ वन टॉपिक पढ़े हैं वहाँ जा सकते हैं। और इसके बाद ज्योग्राफी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं एग्जाम में बहुत आती रहती हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। ओके। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन रखे गए हैं, उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम पीडीएफ की। तो पीडीएफ को आप इन नंबरों के ज़रिए या फिर ईमेल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आप किसी भी तरह से आप मंगा सकते हैं या फिर आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यूजीसी फर्स्ट पेपर जो है लगभग जल्दी ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जो सेकंड पेपर है आपका, सेकंड पेपर में ज्योग्राफी रखा गया है, उसे आप किसी प्रकार से टीजीटी पीजीटी हो उनके लिए आप कंप्लीट ज्योग्राफी भी उसे पूरा कर सकते हैं। ओके। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन कहता है, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इज एसोसिएटेड विथ, मतलब आपका जो अपर्दन चक्र समान चक्र जो है, संबंध किससे है। तो ये जो संबंध होता है इसका, वो किससे होता है, नदी या नदी अपर्दन से, यानी फ्लूवियल इरोजन से संबंध होता है इसका। ओके। अगला क्वेश्चन कहता है, द ड्रेनेज पैटर्न विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंट पेरेंट स्ट्रक्चर ऑन विच इट फ्लो इज टर्म्ड एज, यानी कहता है अपवाह प्रतिरूप जो इसके प्रवाहित होने की मूल संरचना द्वारा निर्धारित या नियंत्रित नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, अनुक्रमवर्ती, यानी इंस्क्वेंट रिवर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, इंस्क्वेंट रिवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द टर्म स्वैस, मतलब स्वैस क्या होता है। स्वैस देखिए क्या होता है, स्वैस होता है तरंग रोध के पश्चात, तरंग रोध पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का पश्चल समर्थन, ये नहीं होगा। तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का तिर्यक संचालन, ये भी नहीं होगा। तरंग रोध के पश्चात समुद्री जल का समुद्र तट पर समुद्री जल का अग्रवर्ती संचालन, यही होगा। जब आपका फॉरवर्डिंग मूवमेंट ऑफ सी वाटर होता है, उसके बाद बीच में एक ब्रेकिंग होती है जिससे आपका वाटर बैक होने लगता है, जिसे हम स्वैस बोलते हैं। ये आपको समुद्र के तटों पर देखने को मिलता है। ओके। अगला क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लेशियोफ्लूवियल डिपोजिशन फीचर, निम्न में से कौन सा हिमजलीय निक्षेप से बनी हुई आकृति नहीं है। तो कौन सी आकृति नहीं है आपकी, हॉर्न आकृति नहीं, ये आपकी किससे बनती है, ये आपकी बनती है अपरदन से। अगला क्वेश्चन कहता है, द द अनकॉन्सोलेटेड रॉक मटेरियल डिपॉजिट बाय सरफेस वेस एट द बेस ऑफ क्लिफ इज कॉल्ड, यानी किसी भृंगु के आधार के सतही प्रचलन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है। उसे हम बोलते हैं मिश्रोड़क, यानी कोलोवियम बोलते हैं, या कुछ समुद्र के स्थानों पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक एनर्जी, यानी अब कहता है निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सा होगा वायुमंडलीय, देखिए ऊर्जा का स्रोत आपके पास दो प्रकार के होते हैं, या तो आपका सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही हो, या फिर आपकी पृथ्वी से जो आपकी लॉन्ग वेव्स निकलती हैं वो। ठीक है, वही यही दोनों सिर्फ सौरमंडल को गर्म करते हैं। और अधिकतर जो पार्ट सौरमंडल का जो गर्म होता है वो निकलता है, वो गर्म होता है पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंगों से, क्योंकि सूर्य से क्या होती है, शॉर्ट वेव आती हैं और वो उन्हें फिर पृथ्वी एब्जॉर्व करती है। उन्हें एब्जॉर्व करने के बाद फिर वो लॉन्ग वेव तरंग जो है वो रिलीज करती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेटेंट हीट जो रिलीज दी गई है, यानी गुप्त ऊष्मा जो स्रावित होती है, उसी से ही वायुमंडल जो होता है गर्म होता है। ओके। अगला क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मिंग ऑफ लाइटिंग इन ए डेवलपिंग क्लाउड, यानी बन रहे बादलों में विद्युत के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। जब बादल बन रहे होते हैं तो आप गरजना यानी लाइटिंग का चमकना होता है, वो प्रक्रिया होती है आपकी तीव्र ऊर्ध्व वायु से। जब क्या होती है, बादल बन रहे होते हैं और वहाँ पर जब तीव्र ऊर्ध्व वायु जाती है तो टकराने के बाद घर्षण बल उत्पन्न होता है, और घर्षण के कारण वहाँ पर बादल में चमकने जैसी प्रक्रिया संपन्न होती है। ओके, स्टोनिंग वर्टिकल एयर करंट्स से। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर आप कर रहा है रीजन वाले दिए गए हैं यहाँ पर।
एक कहता है लैंड सरफेस इज हीटेड मोर क्विकली एट एंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट दैट द वाटर सरफेस व्हेन सब्जेक्ट टू इक्वल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। यानी कहता है जब सूर्य ताप सब जगह समान रूप से पड़ता है तब भू सतह जल भाग की तुलना में ज़्यादा तेजी से गर्म हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। रीजन कहता है द लैंड इज ओपिक वाइल वाटर इज ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन। धरती अपारदर्शी है जबकि जल सौर विकिरण का पारदर्शी है। तो सही बात है, धरती क्या होती है, अपारदर्शी होती है, सीधे एब्जॉर्व करती है। जल जो होता है थोड़ा पारदर्शी होता है। ये जो सूर्य किरणें हैं उनको काफ़ी डेप्थ तक लगभग 10 मीटर गहराई तक जाने देता है। तो बिल्कुल सही रीज़न है, इसीलिए क्या होता है जल आपका देर से गर्म होता है। तो ये आंसर क्या होगा, इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बोथ राइट एंड राइट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ दिस सी टाइप क्लाइमेट रिसीव्स द बल्क ऑफ प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन। निम्न में से कौन सा सी टाइप जलवायु के अंतर्गत शीत ऋतु के दौरान ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये कोपेन का है जो CS में अधिक वर्षा देखने को मिलती है। ओके, शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कोरोलियस फोर्स। कोरोलियस फोर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कथन सही नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे ये पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, ये भी सही है। ये पृथ्वी के ध्रुव क्षेत्र के ऊपर दिखता होता है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रत्यक्ष रूप से घर्षण वाला संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये वायु के समानुपातिक है, ये गलत है ना। तो चौथा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चौथा बिल्कुल सही होगा ये। अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट pertaining the mid-Atlantic ridge from the floor of Atlantic Ocean among the following। अटलांटिक महासागर के तल से मध्य अटलांटिक की ऊंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए मध्य अटलांटिक कटक जो है आपका लगभग समुद्र स्तर पर बना हुआ है और इसकी जो हाइट है अगर हम देखें तो लगभग 2600 मीटर की है। 2600 मीटर के अगर हम आसपास देखें तो लगभग करीब 3 किलोमीटर तक ऊंचाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अबव। अगला क्वेश्चन कहता है द कोरल रीफ दैट आर जनरली फाउंड अटैच्ड टू द शोर विद द इंटरवेनिंग सैलो चैनल एंड लैगून स्कार्ड। मतलब कहता है जो प्रवाल भित्ति जो सामान्यतः समुद्र तट से उस हिस्से में पाई जाती है जहाँ कोई छिछला जलमार्ग या लैगून झील मिलती है, तो वे कौन सी प्रवाल कहलाती है। देखिए जब क्या होता है जैसे मान लिया आपका ये तट है, ठीक है, अब तट में यहाँ पर छिछला पानी भरा हुआ है और फिर यहाँ पर आपकी प्रवाल बनी हुई है, तो इसे हम बोलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। जो तट से लगी हुई होती है उसे हम बोलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। ठीक है, फ्रिंगिंग रीफ बोलते हैं, फ्रिंगिंग रीफ। ठीक है, ये तट से जुड़ी हुई होती है लैगून के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इफ क्योटो प्रोटोकॉल इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन मेट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर दिस। मतलब कहता है यदि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई थी तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके कम करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। तो ये संबंधित थी आपकी ओजोन से। ओजोन को कम नहीं करना था, ओजोन गैस को बढ़ाना था। मतलब ओजोन जो गैस है उसको वो खत्म हो रही थी, वो परत कम हो रही थी, उसको फिल करने के उद्देश्य से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बनाई गई थी। ओके, मॉन्ट्रियल आपका जो है कनाडा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर एंड एयर एट द सेम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समान तापमान पर महासागरीय जल और वायु के घनत्व में अंतर के बारे में सत्य होता है। महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है, यही बिल्कुल सही है, यही बिल्कुल सही है। ओशन वाटर इज 800 टाइम्स मोर डेंसर देन एयर। मतलब जो महासागरीय जल का घनत्व होता है वायु की घनत्व की तुलना में 800 गुना अधिक होता है, समझ लीजिए। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिए जितने भी यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सभी किसी न किसी एग्जाम पर आ चुके हैं, उससे आप बेफिक्र रहिए। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस हैज द हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड। मतलब कहाँ पर आपके विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। तो ये कहाँ पर आते हैं, बे ऑफ फुंडी में आते हैं, आपके बे ऑफ फुंडी, यह भी कनाडा के पास पड़ती है। अगला क्वेश्चन कहता है हु अमोंग द फॉलोइंग प्लीड दैट हिस्ट्री बी रिलेटेड जियोग्राफिकली एंड जियोग्राफी टू बी रिलेटेड हिस्टोरिकली। मतलब किसने कहा था इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये कथन था हेरोडोटस का।
जिन्होंने नील नदी को मिस्र की देन कहा था। नहीं, मिस्र को नील नदी की देन कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। निम्न में कौन सा मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार था? तो मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार था प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है द स्टेटमेंट दैट इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ रिवर ऑफ नाइल, मतलब मिस्र नील नदी की देन है। हाँ बिल्कुल, अभी अभी बताया ना भी, तो किसका था? हेरोडोटस का था, सीधी सी बात है ना। अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स एंड मेड करेक्ट ऑफ टॉलमी बुक्स, मतलब किसने टॉलमी की बुक में सुधार किया था? तो ये किसने किया था? अल इद्रिसी ने किया था टॉलमी की बुक में सुधार। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मैप। मेंटल मैप की अवधारणा को किसने विकसित किया था, यानी मानसिक मानचित्र को? तो किसने किया था? गोल्ड एंड वाइट ने इसे विकसित किया था। ओके, गोल्ड एंड वाइट। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे मेंटल मैप के बारे में ही, तो मेंटल मैप से एक साइंटिस्ट थे लिंच। अब यहाँ पर मेरे पास पेन टैब नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। लिंच महोदय थे जो मेंटल मैप के दौरान संबंधित थे। ठीक है, तो अगर आप सामने लिंच दिया हो या फिर गोल्ड एंड वाइट दिया हो, तो ये दोनों आपके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, लिंच महोदय भी मेंटल मैप से संबंधित हैं और आपके गोल्ड एंड वाइट भी इससे संबंधित हैं। ओके, जब हमने प्रमुख थ्योरियाँ पढ़ी हैं तो वहाँ पर हमने इसकी चर्चा की है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर आपको एक कॉलम फर्स्ट दिया गया है, लिस्ट फर्स्ट दी गई है, लिस्ट सेकंड दी गई है, वो आपको मैच कराना है। इसको पढ़ लीजिए पुश करके, फिर मैं आगे हिंदी वाला दिखा देता हूँ आपको। लिस्ट सेकंड दी गई है यहाँ पर। तो कहता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अर्बन साइजेस, जो इसका जुड़ाव होगा आपका, ये होगा आपका घटते रैंक के साथ शहरी जनसंख्या आकार की धीमी और सतत गिरावट में। लॉस जो मॉडल होगा आपका, ये संबंधित होगा आपका विभिन्न स्तरों पर विभिन्न षटकोणीय प्रणाली एवं कार्य करती हैं और एक दूसरे पर आरोपण की स्थिति में होती हैं। जो अर्बन हायरार्की मॉडल होगा आपका, ये आपका घटते हुए कस्बों एवं समूह, परंतु आकार और महत्व में लगभग बराबर होते हैं। प्राइमरी सिटी जो होते हैं आपके, ये संबंध होगा आपका सबसे बड़े शहर और निकटतम दूसरे बड़े शहर के बीच में संबंध। ओके, यानी यहाँ आपका जो पहला कॉलम होगा वो आपका डी से मैच करता है। लॉस मॉडल जो है आपका वेरियस हेक्सागोनल से मैच करता है। अर्बन हायरार्की आपका ग्रुप ऑफ टाउन सम डिक्रीजिंग बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज एंड इम्पोर्टेंस से। और प्राइमरी सिटी आपका रिलेशनशिप बिटवीन द लार्जेस्ट सिटी एंड सेकेंड लार्जेस्ट सिटी से, यानी आपका पहला वाला ही बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला ही बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स यूज्ड फॉर्मूला, मतलब किस ऑथर्स ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, ये पूछता है। आप सीधा सीधा पूछ समझ लीजिए। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये किस ऑथर ने यूज़ किया था? शहरी जनसंख्या घनत्व की पद्धति की व्याख्या करने के लिए ये यूज़ किया था। ये ऑर्थर सी क्लर्क का है। ठीक है, ऑर्थर सी क्लर्क महोदय का है ये फॉर्मूला। डी एक्स इजक्वल टू डी ओ सी की पावर माइनस बी एक्स। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है भारत की जनगणना कितनी थी तो 2011 में? तो 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़ लगाइएगा यहाँ पर। 121 देखिए सब में दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो लगभग 130 करोड़ के आसपास जनसंख्या वहाँ पर पहुँच चुकी है। जब फाइनल डेटा आएगा 2021 जनगणना में, वहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी 2011 के अनुसार इतनी है, 121, फिर 0854977। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है द रैपिड ग्रोथ फेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाज लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड। भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का चरण किस कालावधि के दौरान रहा? अगर हम तीव्र वृद्धि देखें भारत में, तो ये हमें 1951 से लगभग 1951, हाँ 1951 से 1981 के आसपास सबसे ज़्यादा तीव्र गति देखने को हमें मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है द सेकेंड डबलिंग पीरियड ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन वाज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स स्टेबल, यानी विश्व की मानव जनसंख्या दूसरी बार दुगनी होने की अवधि में निम्नलिखित समय अंतराल में किसके बीच थी? मतलब जब विश्व में जनसंख्या जब दुगनी हुई तो उसका समय अंतराल क्या था?
तो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं या फिर हम आगे वाली वीडियो में फिर से कर देंगे। तो ये जो पीरियड था आपका, ये पीरियड आपका 1850 से 1930 के बीच में लगभग जनसंख्या फिर क्या होती है, दुगुनी फिर से हो जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर ज्योग्राफिक अप्रोच इज करेक्ट टू स्टडी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। निम्नलिखित में कौन सी कृषि भौगोलिक पद्धति विविधीकरण अध्ययन के लिए सही है। तो क्षेत्रीय जो आपकी रीजनल प्लानिंग होता है वो कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर जगह की सॉइल अलग होती है, हर जगह टेम्परेचर अलग होता है, हर जगह का क्लाइमेट अलग होता है, मानसून अलग होता है, इसलिए ओके। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कॉमनली नोन एज सेल्फ मल्चिंग सॉइल, मतलब किस मिट्टी को स्वयं के घास पात से ढकने वाली मृदा कहा जाता है। तो वो हम बोलते हैं काली मिट्टी को, ब्लैक सॉइल को। इस पर लगभग सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और ये जो होती है आपकी प्लेट के क्षरण से बनती है, यानी आपकी लावा के क्षरण से बनती है। आप देखते होंगे महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी है आपका, और महाराष्ट्र है, ये बड़े बड़े रीजन में हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है, क्योंकि ये लावा के क्षरण होने से बनती है। अगला क्वेश्चन कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइनर मेक price boundary between the market area two competing firm was given by, यानी ने दो स्पर्धी फर्मों के बाजार क्षेत्र के बीच रैखिक बाजार मूल्य सीमा की अवधारणा किसने दी थी। तो ये किसने दी थी, ये दी थी आपकी टी प्लांटर महोदय ने दी थी। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ रीजन फॉर गवर्नमेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। निम्न में से कौन सा कारक सरकार के लिए परिवहन नीतियों पर ध्यान देने के कारण नहीं है। तो देखिए सरकार जब कोई नीति बनाती है तो उस पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ये तीनों को ध्यान में रखती है, बस सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में नहीं रखती है। कल्चर वाला नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज कॉल्ड हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, यानी कौन सा भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहलाता है। तो सीधी सी बात है, हैवी मशीनरी वाला ही कौन सा कहलाएगा, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमलैंड थ्योरी। रिमलैंड थ्योरी किसने दी थी। तो रिमलैंड थ्योरी किसकी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी, ठीक है। स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी, ये कहाँ के थे आपके, ये आपके यूएसए के थे। और मैकेंडर ने क्या दी थी, हार्टलैंड थ्योरी दी थी। मैकेंडर की भी इंपॉर्टेंट है ना, दोनों विपरीत वाली थ्योरियां हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी मेजर ह्यूमन रेसेस वर डिफाइंड द ग्रिफिथ टिलर। ग्रिफिथ टिलर ने कितनी ह्यूमन रेसेस को डिफाइन किया है। तो उन्होंने कितनी, पाँच की थी, ठीक है, पाँच की थी। अगला क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर मैकेंडर अगेन डेमोक्रेट द वर्ड आइसलैंड इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मैकेंडर ने अफ्रीका सहित विश्व द्वीप को पुनः निर्धारित किया। तो ये उन्होंने किया था लगभग 1999 में, क्योंकि इन्होंने सिद्धांत पर संशोधन भी किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है द रेड इंडियन और द अमेरिकन इंडियन बिलोंग टू, मतलब रेड इंडियन और आपके अमेरिकन इंडियन जो है आपके किस प्रजाति से संबंध रखते हैं। तो ये रखते हैं आपके मंगोलायड से, मंगोलायड ग्रुप के हैं ये। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डोनेट द नेट पॉपुलेशन इंक्रीज द टाउन एंड सिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा पद शहरी और नगरीय शहरों में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि की ओर इंगित करता है। तो जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो आपके किस कारण होती है, वो आपकी होती है शहरी विकास के कारण, यानी अर्बन ग्रोथ के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद प्लानिंग, मतलब कौन सी एक आपका प्रक्रिया आयोजन से संबंधित नहीं होती है। अवधारणा संबंध होती है, प्रकटीकरण संबंध होती है, आपकी तैयारी का संबंध भी होता है, लेकिन विकास का संबंध नहीं होता है, क्योंकि विकास क्या होता है, इन सब चीज़ें होने के बाद विकास की अवधारणा को हम शो करते हैं, ठीक है। तो विकास ही का संबंध नहीं होगा, यानी इवेल्युएशन का संबंध नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रीजनल साइंस, यानी क्षेत्रीय विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो हम जानते हैं वाल्टर इजार्ड को क्षेत्रीय विज्ञान के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर believed that every deliberate action must start in the mind, the term of thought it must be conceived the registered in the realm of thought before the can take place is physically।
निम्न किस विद्वान का मानना था कि प्रत्येक सुविचारित कार्य सबसे पहले दिमाग में चिंतन से शुरू होना चाहिए, ये वास्तविक रूप ले सके इसकी पूरी चिंतन प्रक्रिया में शामिल उसका अभ्यास भी करना चाहिए। तो ये कथन दिया गया था वेंगटन मैके का है ये कथन। ठीक है, बेंटन मैके का ये कथन है। अगला क्वेश्चन कहता है द सर्वे दैट आर कंडक्ट टू आइडेंटिफाई डिटेरियोटेड ऑफ डिफिशियंट एरियन डेवलपमेंट एरिया टर्म्स एज, विकास के पिछड़े अथवा अपूर्ण क्षेत्र की पहचान हेतु जो सर्वेक्षण कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे क्षेत्र का जो सर्वेक्षण कराया जाता है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? नैदानिक सर्वेक्षण यानी डायग्नोस्टिक सर्वे। ठीक है, विकास से पिछड़े जो क्षेत्र होते हैं या फिर वो जो रह जाते हैं उन्हें हम डायग्नोस्टिक सर्वे बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट कौन सा है इंडिया का? तो कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सबसे पहले उत्तर आता है फिर बाद में प्रश्न, ऐसे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट अकाउंट अबाउट 19 19% ऑफ द एनुअल कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है भारत का 90% वार्षिक कोयला उत्पादित करता है? इसमें झारखंड, आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल बिल्कुल सही होंगे। देखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी बनाए रखिए क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरे आपके लाइफ सर्कल पर। क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी ना तो आप अपने सामने वाले को या अपने दूसरे वाले जो आपसे जुड़ा हुआ है उसको आप अच्छा ज्ञान दे पाओगे। जब आप अच्छी चीज़ दे प्रोवाइड करोगे तो आपकी खुद डिमांड बढ़ेगी। इसलिए अपने सब्जेक्ट को इतना बेहतर बना लीजिए कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप खुद इतने अच्छे स्टैंड अप हो सकते हो आपको लगता है तो आप खुद ही बिल्डअप होने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि हार मानने से बैठने से अच्छा है आप उस चीज़ को डेली मॉडिफाई करते रहिए। ठीक है, अगर मैं कोई गाड़ी ले लूँ और गाड़ी को मैं डेली उसका यूज़ करूँ पर उसे अच्छा ना बनाऊँ तो वो एक दिन ख़राब हो जाएगी। अगर मैं उसे डेली मॉडिफाई करता रहूँ तो वो यूज़ होने के साथ साथ वो अपने जो उसके प्राइस होंगे उसको भी पार कर जाएगी। तो याद रखिएगा थोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया बिकम द सेवेंथ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ व्हीकल इन द वर्ल्ड? ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, ये लगभग कहता है निम्न में से किस वर्ष भारत में विश्व में सबसे अधिक वाहन निर्माता देश बन गया था? ये 2009 के आसपास भारत देश बना था। और लगभग वर्तमान में हम देखें तो लगभग अमेरिका के बाद भारत का ही लगभग स्थान आता है मोटरसाइकिल के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन कहता है रीजन वाला है, कहता है wheat production area confined to subhuman and semi-arid area in India? सही है, भारत में गेहूं उत्पादन क्षेत्र अर्ध आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्र में तक सीमित है, बिल्कुल सही बात है। द क्रॉप डज नॉट रिक्वायर्ड प्लेंटी ऑफ स्टेजनेंट वाटर, इस फसल को अत्यधिक स्थिरता पानी की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसलिए ही ये आपका सूक्ष्म और अर्धसूक्ष्म पादप में उत्पादन होता है। बोथ आर राइट एंड बोथ एक्सप्लेनेशन ओके, यानी आपका रीजन जो है आपका एक का एक्सप्लेनेशन करता है। अगला क्वेश्चन कहता है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? यानी भारत के किस राज्य में सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो ये आपका सुबनसिरी जो आपके अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, और सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ये आपकी ब्रह्मपुत्र सहायक नदी है, तो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, अरुणाचल प्रदेश ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट ए GIS सॉफ्टवेयर? ग्लोबल इंडिकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो ग्लोबल GIS सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? ऑटो कैड नहीं, क्योंकि ऑटो कैड में हम गाड़ियों की डिज़ाइन करते हैं, गाड़ियों के पार्ट्स की डिज़ाइन करते हैं। बाकी सब आपके GIS से संबंधित हैं। मैप इन्फो, एरिया इन्फो और आपका ERDS, ये सब आपके GIS संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लिस्ट को मैच कराना है आपके। देखिए, जो आपका ये RF जो होता है, देखिए RF क्या होता है आपको बता दें। RF आपका मापक होता है, इसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर निरूपक भिन्न से बोलते हैं। जब हम पैमाने को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम बोलते हैं RF पैमाना। तो जब हमारा RF इतना स्केल का होता है तो ये आपका कहाँ पर जाता है? स्मॉल होता है। ठीक है, ये आपका स्मॉल यानी लघु में चला जाएगा। इसके बाद अगर हम जब आपका
स्केल इतनी होती है तो ये आपका चला जाता है, सॉरी, सबसे छोटा पैमाना यही है ना, हाँ, तो ये नहीं होगा। ये वाला पैमाना आपका स्मॉल में जाएगा, ये वाला आपका मीडियम में जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका मध स्मॉल में जाएगा और ये वाला मीडियम में जाएगा। इसके बाद आपका जो ये वाला पैमाना है ये आपका लार्ज में जाएगा, और ये वाला आपका कैडेस्टल, कैडेस्टल मैप बहुत बड़े बड़े मैप होते हैं। ओके, ये इसमें जाएगा और ये वाला इसमें जाएगा। ठीक है, यानी आपका डी ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया एक्सटेंड टू रिप्रेजेंटेड बाय एरिया बाउंडेड बाय ए स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इफ, मतलब इतना स्केल दिया गया है तो 3 × 3 सेंटीमीटर का स्केल क्या होगा, ये पूछता है आपसे। देखिए, अगर वन अगर हम अनुपात देखें तो 50,000 है। अगर हम 3 सेंटीमीटर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 50 50, यानी 1.5 लाख हो जाएगा। एक, मेरे पास जो टैब है वो भूल गया है, इसलिए मुझे हाथ से लिखना पड़ रहा है। ये हो गया, ठीक है, ये आपका 3 स्केल हो गया, ये आपका क्या होगा, 3 स्केल हो गया। ठीक है, इन अब जब ये एक, अब ये 3 सेंटीमीटर हो गया, अब 3 सेंटीमीटर को हम फिर से गुणा करेंगे, मतलब आपका 3 × 3 बोला गया ना, फिर इतना ही लिखेंगे हम, क्योंकि 50,000 है, 50,000 जब हम 3 बार लेंगे तो 1.5 लाख हो गया हमारा। ठीक है, अब जब इस 1.5 लाख को 1.5 लाख से इंटू करेंगे, ये भी 3 का हो गया, 1.5 लाख इंटू 1.5 लाख करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो जो हमारा डाटा खुल कर आएगा वो हमारा लगभग आएगा 2, 2, 5, 0, 0, 30, फिर आपके 30। ठीक है, ये स्केल आएगी। जो हमें सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 to 5 किलोमीटर, किलोमीटर में बदल लेंगे 3 जीरो और कट जाएंगे तो किलोमीटर स्क्वायर, ये ही फार्मूला हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कथन कारण वाला दिया गया है यहाँ पर आपके सामने। तो देखिए, कहता है चेंज डिटेक्शन इज रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फोनोमेन। यानी आपको बिल्कुल सही बात है, किसी वस्तु अथवा परिघटना में परिवर्तन आकलन दूर समझने द्वारा एक प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। द यूज ऑफ जीआईएस फैसिलिटीज फॉर डिजिटल चेंज डिटेक्शन, जीआईएस का प्रयोग आंकड़ों के परिवर्तन के आकलन में सहायक होता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसी वस्तु परिघटना में परिवर्तन जो होता है आकलन दूर समझने द्वारा एक प्रक्रिया है, ये इसका क्या करता है, इसका व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा सही से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर आपको सामने लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड दी गई है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया उसको मिलाना है आपका। देखिए, सेवरेस्की का जो था आपका मॉडल वो था आपका एयर पावर, मैकेंडन ने जो दिया था आपका लैंड पावर दी थी, स्पाइकमैन ने जो दिया था आपका वो रिमलैंड थ्योरी दी थी, और महन ने दिया था जो आपका वो सी पावर दी थी। सेवरेस्की का आपका हवाई शक्ति था, मैकेंडर का आपका थल शक्ति, स्पाइकमैन ने जो दी थी आपकी समुद्र शक्ति, नहीं स्पाइकमैन क्या थी, रिमलैंड थ्योरी थी, और आपकी महन टी का क्या था, ये आपका समुद्र शक्ति सिद्धांत संबंधित था। यानी आपका ए का सी यहाँ पर दिया गया आपका, तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है द स्केल ऑन द एरियल फोटोग्राफी इज वेरिएबल ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में किसके कारण किसी हवाई फोटो छाया क्षेत्र में स्केल में बदलाव होता है। तो ये जो बदलाव देखने को मिलता है ये मिलता है भू उच्चावचन से, यानी रिलीफ ऑफ ग्राउंड से हमें उच्चावच फोटो में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो हमने लगभग 50 MCQ को सॉल्व किया है, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो दी गई है वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टारगेट है 10,000 MCQ को वो हम जल्दी ही पूरा करेंगे। आपकी सहायता की ज़रूरत है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। और पढ़ाई में कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि पता नहीं किस्मत कब किसकी बदल जाए।
आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि आपके साथ के ही होंगे और वो कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर हैं। हार मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो बड़ी चीज़ होती है वो लेट मिलती है लेकिन अच्छी मिलती है। तो आप परेशान नहीं होइए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, थोड़ा सब्र रखिए। और सब्र को लोग कमज़ोरी समझें तो वो बहुत बेकार चीज़ होती है, ठीक है। तो आप सब्र रखने वालों में से हैं, कमज़ोर नहीं है, ये आप बिल्कुल भी भूल जाइए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन्हीं क्वेश्चन के साथ सिलसिला अपना बना रहेगा।